नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है और अनुमान है कि ये आयोग जैसे ही गठित हो जाता है या इसकी जो कमेटी गठित होनी है वो कमेटी जैसे ही गठित हो जाती है तो वो कमेटी अपनी रिपोर्ट 8 से 10 महीने में सौंप देगी और संभावना है कि उस कमेटी के द्वारा अक्टूबर या नवंबर के महीने में अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी प्रोवाइड की जाएगी जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। और उसी तरीके से पेंशन कर्मियों के लिए पेंशन भी 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के अनुसार दी जाएगी। तो हम यहाँ पे 8वें वेतन आयोग के अनुसार से सैलरी जानने की कोशिश कर रहे थे। हमने 1 से लेकर के 7 लेवल तक सैलरी की वीडियो अपने चैनल पे डाल दी है। ये लेवल 8 की सैलरी हम जानने वाले हैं। आइए जानते हैं लेवल 8 की सैलरी 8वें वेतन आयोग के अनुसार कितनी हो सकती है। वर्तमान में हम बेसिक जानेंगे क्योंकि बेसिक के ऊपर आपका फिटमेंट फैक्टर लगेगा और उसके बाद सारी स्थितियाँ बाहर निकल के आएगी। तो बेसिक सैलरी यहाँ पे वर्तमान में है 47,600 रुपये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। तो हम यहाँ पे क्या क्या जानेंगे, एक तो आपकी जो नई बेसिक आने वाली है उसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे DNS अलाउंस कितना रहेगा। उसके बाद HRA हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। उसके बाद TA ट्रांसपोर्ट अलाउंस को। ये जितने भी अलाउंस भत्ते मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो जाए इतने अलाउंस भत्ते तो आपको कम से कम प्रोवाइड किए ही जाएंगे। यानी कि जो सैलरी हम यहाँ पे जानने वाले हैं, चाहे वो इन हैंड सैलरी हो या आपकी ग्रोस सैलरी हो, वो सैलरी आपको पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाना वो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी जिस हिसाब से हम गणना कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे अलाउंस भत्ते और होते हैं जो आपकी जगह के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, पोस्टिंग के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से वेरी करते हैं। वो अन्य अलाउंस भत्ते होते हैं, कई सारे होते हैं, उनका हम जिक्र नहीं करने वाले। तो यहाँ पे 47,600 बेसिक है। केंद्रीय कर्मचारियों की और कर्मचारियों के संगठन की लंबे समय से मांग है कि उनको फिटमेंट फैक्टर जो है वो 8वें पे कमीशन के अंदर 2.86 दिया जाए। दोस्तों, जब 7th पे कमीशन आया था तो फिटमेंट फैक्टर दिया गया था 2.57। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये सारी गणनाओं को करके फिर दिया जाता है, सभी राज्य सरकारों के साथ चर्चाएं की जाती है और देश की स्थिति को देखा जाता है, फिर फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। तो हम यहाँ पे केंद्रीय कर्मचारियों की और जो संगठन की मांग है उसको लेकर के चलते हैं एक बार के लिए। तो ये 2.86 हम पुरानी बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा भी यही, जो आपकी पुरानी बेसिक है उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये इनिशियल बेसिक है तो इनिशियल के साथ किया जाएगा और जिस बेसिक पे करंट में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उस बेसिक पे ये मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब 2.86 को 47,600 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ बेसिक निकल के आती है 1,36,000 रुपये। ये आपकी बेसिक निकल के आएगी। उसके बाद इसके ऊपर सारे अलाउंस भत्ते काउंट हो गए। तो DA अनुमान यही है और 99% चांस भी यही है कि जो DA है 99% उसको जीरो कर दिया जाएगा। फिर 6 महीने तक AICPI इंडेक्स अपने आंकड़े जारी करेगा। 6 महीने बाद आंकड़े जारी हो जाएंगे तो उसके बाद नया DA शुरू हो जाएगा। फिर आता है HRA यदि 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे गणना की जाए तो उसमें 3 सिटियाँ X, Y और Z सिटी डिवाइड की गई है। तो हम यहाँ पे Z सिटी को लेंगे जहाँ पे सबसे कम HRA दिया जाता है। तो Z सिटी के हिसाब से 8% बेसिक HRA दिया जाता है। तो यहाँ पे 36,000 1 लाख का बनता है 10,000 और 800 रुपये, 10,880 रुपये ये बनेगा HRA। फिर आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इसको हम एक बार के लिए 5,000 रुपये यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो ये आपकी ग्रोस यहाँ पे सैलरी बन जाएगी। अब इस सैलरी के अंदर से कुछ ना कुछ डिडक्शन किया जाएगा। डिडक्शन में क्या रहेगा, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ये डिडक्शन के तौर पे होगी। दोस्तों, हमने UPS से संबंधित वीडियो बनाई है, आप चाहो तो चैनल पर जाकर के उसको देख लेना, वो आपको मिल जाएगी। उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं UPS की और UPS के क्या क्या फ़ायदे हैं उसके अंदर सारा बताया गया है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप UPS, NPS और OPS में से कौन सी स्कीम चाहते हो। तो NPS की कटौती होती है बेसिक प्लस DA की। DA यहाँ पे है नहीं तो बेसिक का NPS बनता है 13,600 रुपये। ये आपका NPS बन जाता है। 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल अमाउंट आपका NPS अकाउंट होता है उसमें जमा होती है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो टोटल अमाउंट का 60% उसे प्रोवाइड किया जाता है। बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर कर्मचारी को पेंशन प्रोवाइड की जाती है। अब NPS की कटौती इतनी हो गई। कुछ कटौती आपको अदर या मिसलेनियस के नाम से देखने को मिलेगी। इसमें आपका स्पोर्ट्स का फंड, इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कवर की जाती है। और कुछ कर्मचारी कोई सामाजिक संस्थान से जुड़ जाते हैं या NGO से जुड़ करके अन्य कटौती कटवाते हैं। ये जो कटौतियाँ होती है 50 रुपये कहीं, 10 रुपये कहीं, 20 कहीं, 30 कहीं, 100 कहीं, इस तरह से कटती है। तो इस टोटल डिडक्शन को, टोटल कटौती को हमने जो अदर या मिसलेनियस के नाम से है 1000 रुपीज़, 1000 रुपया ये काउंट किया है। तो ये आपकी होगी 14,600 रुपये। ये टोटल आपकी कटौती हो गई।
और आपकी जो ग्रोस है दोस्तों वो यहाँ पे बनेगी लेवल 8 के हिसाब से 1,51,880 रुपया। इसमें से यदि मैं डिडक्शन या कटौती को निकालता हूँ तो आपकी इन हैंड सैलरी आ जाती है। कितनी आती है? 1,37,280 रुपया। ये आपकी इन हैंड सैलरी आ गई जी। अब ये सैलरी कहाँ आ रही है? ये आपकी जेड सिटी के अंदर आ रही है, जहाँ पे हमने HRA बेसिक का 8% काउंट किया है और 2.86 फिटमेंट फैक्टर काउंट किया है। फिटमेंट फैक्टर ऊपर नीचे हो गया तो सैलरी के अंदर बदलाव आ जाएगा। 1,50,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी यहाँ बन जाएगी वाई सिटी में। यदि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में होगी तो आपकी सैलरी 1,62,000 रुपये के आसपास बन जाएगी एक्स सिटी में। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन कि 8 पे कमीशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसके हिसाब से कितनी सैलरी बनेगी 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। आपके अनुसार कर्मचारियों के लिए कितना फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।